नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर। मेरा नाम है श्रेयांश और आज मैं सुनाने वाला हूं एक टैक्सी ड्राइवर की आप बीती। लेकिन दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव मिश्रा है। दोस्तों, मेरी उम्र लगभग 35 साल होगी। मैं रहता हूं मुंबई के बाहरी इलाके में, एक जगह जिसका नाम है नालासोपारा ईस्ट। दोस्तों, मेरा घर छोटा है लेकिन अपना खुद का है। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मेरे साथ केवल मेरी बीवी और 8 साल का बेटा है। मेरी जिंदगी में खुशियाँ भी हैं, मुश्किलें भी। मैं पिछले 5 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। पहले प्राइवेट जॉब करता था, पर लॉकडाउन में सब कुछ बदल गया। घर का किराया, बच्चे की पढ़ाई की फीस और घर की दवाई पानी, सब कुछ टैक्सी से ही चलता है। मैं दिन रात सवारी ढूंढता रहता हूं, पर रात में सड़कों पर अजीब सन्नाटा रहता है। लेकिन कमाई का टाइम वही होता है, इसलिए मैं ज्यादातर नाइट शिफ्ट करता हूं। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। 11:30 बजे के करीब मैं अंधेरी ईस्ट से एक सवारी छोड़कर निकल रहा था। पेट्रोल कम था, जेब में बस 100 का नोट बचा था। मैं सोच रहा था कि घर निकल जाऊं, तब रास्ते में किसी पेट्रोल पंप से थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लूंगा। पर उस दिन कुछ अलग ही था। मैंने पहले कभी वो रास्ता नहीं लिया था। गूगल मैप्स ने उसे रास्ते को एक शॉर्टकट बताया था। मरोल हिल रोड से आगे जाकर शिवपुरा लिंक रोड लेना, उस रास्ते पर ट्रैफिक कम मिलेगा। पर रात के सन्नाटे में किसी भी रास्ते पर कौन सा ट्रैफिक। पर फिर भी सोचा, ठीक है, नया रास्ता ट्राई कर लेता हूं। मैं गाड़ी स्टार्ट की और उस रास्ते की तरफ निकल गया। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध को चीरती जा रही थीं। सड़क के दोनों तरफ बस पुराने पेड़ थे और बीच बीच में टूटी स्ट्रीट लाइट्स। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकता या कोई झाड़ी हिलती तो दिल धक सा हो जाता। लेकिन उसी रात के ठीक 12 बजे मोबाइल में टाइम देखा, तभी सामने सड़क पर कुछ हलचल दिखी। किसी बूढ़े आदमी की परछाई, झुकी हुई डगमगाते कदमों के साथ। शायद कोई हादसा हुआ होगा, मैंने सोचा। मैंने गाड़ी धीरे की। हेडलाइट की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद धोती, फटी कुर्ता और पूरा शरीर धूल और खून से सना हुआ। हाथ में लाठी थी, लेकिन वो खुद ही हिलते हुए गिरने को था। वो मेरे टैक्सी के सामने आकर रुक गया। तभी उसने हाथ उठाकर बोला, बेटा, अस्पताल पहुंचा दो। जब वो ये बोल रहा था, तब उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे किसी ने दूर से फुसफुसाया हो। मैंने ब्रेक लगाया और खिड़की का कांच नीचे किया और मैं खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, क्या हुआ बाबा, गिर गए हो क्या? तब वो बस धीरे से बोला, सड़क पार कर रहा था बेटा, गाड़ी टकरा गई, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, बस मुझे अस्पताल तक छोड़ दे। तब मैंने चारों तरफ देखा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान नहीं, सिर्फ वो बूढ़ा आदमी और मैं। उसे देखकर दिल में थोड़ा डर तो था, लेकिन इंसानियत पहले आई। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, आइए बाबा, पीछे बैठ जाइए, पास में ही अस्पताल है, छोड़ देता हूँ। तब वो धीरे धीरे चला और पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। मैंने शीशे में पीछे देखा, वो सिर झुकाए बैठा था, बिना कुछ बोले। तब मैंने गाड़ी आगे बढ़ा ली। लेकिन कुछ अजीब था। टैक्सी के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने ऐसी ऑन कर दिया हो, जबकि वो बंद था। मैंने रेडियो ऑन किया, शायद माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, पर रेडियो से सिर्फ स्टैटिक आवाज आई। वो आवाज सुनकर मैंने तुरंत बंद कर दिया। करीब 5 मिनट बाद मैंने बैक व्यू मिरर में फिर झांका। बूढ़ा वही था, लेकिन अब उसका सिर ऊपर उठा हुआ था और उसकी आंखें पूरा सफेद, बिना पुतली के। ये देखकर मैं ठिठक गया। तभी गाड़ी थोड़ी हिली, दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने नीचे पैर की तरफ देखा, जहां उसके पैर होने चाहिए थे, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, जैसे सीट पर नीचे की जगह ही गायब हो। उस वक्त मेरा गला सूख गया। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा याद करनी शुरू की और एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। अब गाड़ी 90 की स्पीड से भागने लगी। थोड़ी दूर जाकर एक बोर्ड दिखा, शिवपुरा सिटी।
2 किलोमीटर। मैंने चैन की सांस ली, पर तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। इतनी जल्दी में कहाँ बेटा? मैंने शीशे में देखा। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और वो ठंडी सफेद आंखें। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी दौड़ाता रहा। जैसे ही अस्पताल दिखा, मैंने ब्रेक लगाया। गाड़ी झटके से रुकी। मैं पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा वो देखकर मैं डर नहीं। वो सीट खाली थी, कोई नहीं, सिर्फ एक पुरानी लाठी और सीट पर पड़े खून के निशान। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गेट खोला और बाहर भागा। तभी मेरे पीछे से कोई आवाज आई, क्या हुआ भाई? मैंने पीछे पलटकर देखा, वो हॉस्पिटल का गार्ड था। मैं हांफते हुए बोला, एक आदमी घायल पीछे बैठा था, पर अब नहीं है। गार्ड ने अंदर जाकर टॉर्च से देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, भाई तू किसे लेकर आया था? मैं बोला, एक बूढ़े आदमी को, सफ़ेद कपड़ों में। गार्ड की आंखें फैल गईं। वो बोला, साहब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो पुराना मोड़ है ना, वहाँ 10 साल पहले एक बूढ़ा आदमी एक्सीडेंट में मर गया था। अब रात में जो भी उस रास्ते से निकलता है उसे वो लेफ्ट मांगता है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ भागा। रास्ते में मैं बार बार पीछे वहीं सीट पर भी झांक रहा था। घर पहुंचकर मैंने गाड़ी बाहर ही छोड़ दी। सीधे बाथरूम में गया, नहाया और फिर मंदिर में दिया जलाया। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, मुझे लगा शायद अब सब ठीक है। पर टैक्सी के अंदर जो लाठी थी वो आज भी वहीं रखी है। मैंने कभी उसे छुआ नहीं। उस रात के बाद मैं 2 दिन तक टैक्सी लेकर बाहर नहीं निकला। बीवी ने पूछा भी, क्या हुआ राजीव, तबीयत खराब है क्या? मैंने बस इतना कहा, थोड़ी थकान है, आराम कर लूं। पर सच्चाई ये थी कि मुझे डर लग रहा था। वो लाठी जो टैक्सी की पिछली सीट पर पड़ी थी, उसे हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हर बार जब बाहर जाकर गाड़ी की तरफ देखता तो ऐसा लगता जैसे कोई खिड़की के पार से मुझे देख रहा हो। तीसरे दिन दोपहर को मेरे बेटे आर्यन ने पूछा, पापा आपकी टैक्सी में लाठी क्यों रखी है? उसके मासूम सवाल पर मैं एक पल को जम सा गया, पर मैंने बस इतना कहा, वो एक सवारी की रह गई थी बेटा, बाद में निकाल दूंगा। लेकिन मैंने निकाली नहीं। कुछ तो था उस लाठी में, एक अजीब सा बोझ, जैसे वो मुझे कुछ याद दिलाना चाहती हो। उसी तीसरी रात आई तो नींद गायब। पंखा चल रहा था पर कमरे में घुटन थी। बीवी गहरी नींद में थी, पर मुझे बार बार बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के कदमों की, कभी किसी के फुसफुसाने की। मैंने उठकर खिड़की से झांका। सड़क सूनी थी, बस मेरी टैक्सी अंधेरे में खड़ी थी और उसके शीशे पर धुंध सी जम गई थी। मैंने ध्यान से देखा। धुंध में किसी ने उंगली से कुछ लिखा था, पर अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिखा, इसलिए मैं उसे देखने के लिए बाहर निकला। बाहर हवा ठंडी थी और रात अजीब तरह से शांत थी। मैं टॉर्च लेकर टैक्सी के पास गया। तब मैंने टॉर्च के रोशनी में देखा, शीशे पर जो लिखा था वो पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शीशे पर लिखा था, अभी अस्पताल नहीं पहुंचा बेटा। मेरे हाथ कांप गए। मेरे हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। मैं तेजी से घर भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह होते ही मैंने फैसला लिया, अब इस लाठी को कहीं दूर फेंकना पड़ेगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसे लेकर शिवपुरा के पुराने मोड़ की तरफ निकल गया, जहां वो बूढ़ा आदमी पहली बार मिला था। सूरज की रोशनी तेज थी, लोग सड़कों पर थे, इसलिए उन्हें देखकर थोड़ा साहस आया। मैंने वहीं जाकर लाठी उठाई और सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दी। फिर चैन की सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी, पर शायद वो मुझसे छूटा नहीं था। उस शाम जब मैंने टैक्सी वापस स्टार्ट की तो पीछे की सीट पर मिट्टी और सूखे खून के निशान फिर से दिखे। और अजीब बात यह थी कि लाठी फिर वहीं रखी थी, वहीं पुरानी टूटी हुई खून से सनी लाठी, जबकि मैं उसे सुबह ही उस जगह में फेंक दी थी। लेकिन अब मुझे डर नहीं, हैरानी थी। मैंने कहा, कौन है तू, क्या चाहता है मुझसे? पर कोई जवाब नहीं मिला। बस टैक्सी के अंदर फिर वही ठंडी हवा भर गई
उस दिन मैंने तय किया, अगर ये सब सच है तो मैं जानकर रहूंगा कि वो बूढ़ा था कौन। उसी शाम मैं सीधे शिवपुरा पुलिस चौकी पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने एक पुराने कांस्टेबल से पूछा, भाई 10 साल पहले यहां किसी बूढ़े के एक्सीडेंट की खबर आई थी क्या? वो कांस्टेबल उम्र में करीब 50 का था। वो थोड़ा चौंका और बोला, तू कौन है? मैंने बताया कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूं और जो देखा वो सब कहा। वो थोड़ा देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ याद है, नाम था हरिनारायण तिवारी, शिवपुरा के पास ही रहते थे। रात में कोई गाड़ी टकराई थी, ड्राइवर भाग गया। बूढ़े की वहीं सड़क पर ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। अब तो उनका घर भी खाली पड़ा है। तब मैंने पूछा, घर कहाँ है उनका? वो बोला, लिंक रोड के पीछे जो पुराना कुआं है ना, उसके पास लाल ईंटों वाला मकान, वही है इनका घर। मैंने शुक्रिया कहा और वहां जाने का फैसला किया। दिल में डर था पर अब जिज्ञासा ज्यादा थी। मैंने दिन में ही वो रास्ता पकड़ा। सड़क वही थी जहां मैंने उसे पहली बार देखा था, बस अब दिन का उजाला था। थोड़ी दूर चलने पर वो घर मिला। टूटी दीवारें, बंद दरवाजा, खिड़की पर धूल और मकड़ी के जाले, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा। अंदर हवा भारी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक में वही बूढ़ा था, सफेद धोती, मुस्कुराता हुआ, हाथ में वही लाठी। मेरा दिल एक पल को रुक गया, पर उसी वक्त अंदर से किसी के चलने की आहट आई। मैंने आवाज लगाई, कोई है? पर कोई जवाब नहीं आया, बस किसी के खिसकने की आवाज। मैं पीछे मुड़ा और देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। और तभी कान के पास किसी की आवाज आई, बेटा मुझे अस्पताल तो पहुंचा दो। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। मेरा गला सूख गया। तब मैंने मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। हल्की सी रोशनी चारों तरफ फैली और उस रोशनी में मैंने देखा, दीवारें टूटी हुई, सामने एक पुराना लकड़ी का तख्ता था जिस पर धूल जमी थी, और वहीं दीवार के कोने में एक पुराना रेडियो रखा था जिस पर मकड़ी का जाला लिपटा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो अपने आप चालू हो गया। रात के 12 बज चुके हैं। वही आवाज, वही टाइम, 12 बजे। अब मेरा सिर घूम गया। मैंने मोबाइल की लाइट हर दिशा में फेरी, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, गहरी, मेरे बहुत करीब। मैंने हिम्मत जुटाई और रेडियो बंद किया। जैसे ही बटन दबाया, रेडियो से किसी ने फुसफुसाते हुए मेरा नाम लिया, राजीव। मैं पीछे पलटा। सामने दीवार पर कुछ लिखा था जो पहले नहीं था। मोबाइल की रोशनी से देखा, खून जैसे लाल निशान में लिखा था, मुझे अधूरा मत छोड़। अब ये सब देखकर मैं डर से कांपने लगा। मेरा गला सूख गया और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा पहले बंद था, पर अब अपने आप खुला हुआ था, और उसी दरवाजे से मेरे चेहरे पर बाहर की हवा लगी तो जैसे होश थोड़ा लौटा। मैं बाहर आया और पीछे मुड़ा। घर बिल्कुल शांत था, लेकिन एक खिड़की में परछाई दिख रही थी। वो बूढ़ा आदमी, हरिनारायण तिवारी, वो बस खड़ा था, मुझे देखता हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस टैक्सी की तरफ भागा। पर जैसे ही दरवाजा खोला, पीछे की सीट पर वो लाठी फिर रखी थी और उसके बगल में एक पुरानी अस्पताल की फाइल पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से वो फाइल उठाई। कागज पीले पड़ चुके थे। उस पर लिखा था, शिवपुरा सिटी हॉस्पिटल, एडमिटेड पेशेंट हरिनारायण तिवारी। नीचे तारीख 15 नवंबर 2014, यानी ठीक 10 साल पहले। रिपोर्ट में लिखा था, पेशेंट सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब मुझे समझ आ गया, वो इसलिए बार बार कहता था, अस्पताल पहुंचा दो, क्योंकि वो कभी पहुंचा ही नहीं। लेकिन एक बात अजीब थी। रिपोर्ट के नीचे लिखा था, ड्राइवर फरार, केस अनसॉल्व्ड, मतलब जिसने उसे टक्कर मारी थी वो पकड़ा नहीं गया। मैं सोच में डूबा ही था कि तभी टैक्सी के शीशे में फिर वही परछाई दिखाई दी। वो बूढ़ा आदमी अब अस्पताल के कपड़ों में था, चेहरे पर वही खून के निशान। वो धीरे से बोला, बेटा, जिस ड्राइवर ने मुझे मारा वो तेरा मालिक था।
उस बूढ़े की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, क्या? तो वो बोला, तू जिस टैक्सी कंपनी में पहले काम करता था वही। मुझे याद आया, लॉकडाउन से पहले मैं एक लोकल ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर था। सिटी कैब सर्विस नाम था। मालिक का नाम राकेश वर्मा था। कड़क आदमी था। हमेशा कहता था, सड़क पर जो मरा उसकी गलती होती है। क्या वो वही था जिसने उस बूढ़े को टक्कर मारी थी? अगर ऐसा है तो ये आत्मा मुझसे नहीं, उससे इंसाफ चाहती थी। पर सवाल ये था, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है या नहीं? और अगर सच है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा घर पहुंचा। बीवी ने पूछा, इतनी देर से कहाँ थे? मैंने कहा, बस टैक्सी की सर्विसिंग देखने गया था। रात को जब सब सो गए, मैंने वो फाइल फिर खोली। उसमें एक अटैच पेपर था, रिपोर्टिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर राकेश वर्मा। इतना बढ़ते ही मेरे पूरे शरीर में झटके से सिहरन दौड़ गई। वो मेरा पुराना मालिक ही था। जिसने एक्सीडेंट किया उसी ने रिपोर्ट भी बंद कर दी। अब सब कुछ साफ था। हरिनारायण तिवारी की आत्मा शांति नहीं चाहती थी, वो इंसाफ चाहती थी। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं बिस्तर पर था पर नींद नहीं आई। अचानक खिड़की के बाहर कुछ खड़का। मैं उठा और पर्दा हटाया। सड़क पर कोई नहीं था सिवाय उस लाठी के जो अब मेरे घर के दरवाजे के सामने रखी थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार जब आंख लगती कोई फुसफुसाता, इंसाफ, और मैं पसीने में डूबा हुआ उठ बैठता। कमरे में ठंडी हवा चलती रहती जबकि खिड़कियां बंद थीं। सुबह हुई तो सूरज भी अजीब सा धुंधला लगा। मैंने चाय का कप उठाया लेकिन हाथ कांप रहे थे। बीवी बोली, क्या हुआ? इतने दिनों से परेशान हो, मुंह उतर गया है। मैंने बहाना बनाया, बस थोड़ा बुखार है शायद। असल में बुखार नहीं था, डर था और बेचैनी थी। अब मुझे एक ही काम करना था, राकेश वर्मा तक पहुंचना। मैंने पुरानी टैक्सी सर्विस का रजिस्टर निकाला। कंपनी बंद हो चुकी थी लेकिन एक साथी ड्राइवर था, इरफान, अब भी ऑटो चलाता था। मैंने उसे फ़ोन किया और उससे पूछा, भाई वर्मा साहब कहाँ हैं अब? तब वो इरफान बोला, तूने सुना नहीं? उन्होंने अब पुणे में नई ट्रैवल कंपनी खोल ली है, वर्मा ट्रैवल्स। पर राजीव, तू क्यों पूछ रहा है? मैं झूठ बोला, बस पुरानी सैलरी का कुछ हिसाब बाकी है। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मैंने फैसला कर लिया, आज रात मैं पुणे जाऊंगा। रात को टैक्सी निकाली। रास्ता लंबा था पर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वो सच में वही है जिसने हरिनारायण तिवारी को मारा तो क्या अब उसका हिसाब होना चाहिए? रात के करीब 1 बजे मैं पुणे के बाहरी इलाके में पहुंचा। सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था, वर्मा ट्रैवल्स, 500 मीटर आगे। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन फिर बढ़ गई। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। गेट आधा खुला था। मैं धीरे से अंदर गया। ऑफिस बंद था लेकिन लाइट जल रही थी। मैं खिड़की से झांका। राकेश वर्मा, वही चेहरा, बस अब उम्र थोड़ी बढ़ चुकी थी। हाथ में शराब का गिलास, सामने पुरानी टैक्सी की फोटो। वो फोटो देखकर मैं ठिठक गया। वही टैक्सी जो कभी मैं चलाता था, और उसी फोटो के पीछे रक्त के निशान। वो अपने आप से बड़बड़ा रहा था, गलती तो हुई थी पर क्या करूं? अगर पुलिस को बता देता तो सब खत्म हो जाता। उसकी आंखें नम थीं पर चेहरे पर अपराध की परतें मोटी थीं। मैंने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर गया। मैंने उनसे कहा, वर्मा साहब। वो चौंका, बोला, राजीव तू यहां क्या कर रहा है? मैंने कहा, एक अधूरा हिसाब चुकाने आया हूं। वो हंसा, कौन सा हिसाब? मैंने धीरे से फाइल टेबल पर रखी, हरिनारायण तिवारी का। उसका चेहरा उतर गया। वो बोला, कहां से मिली ये फाइल? तब मैंने कहा, वो खुद मुझे दी जब मैंने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। मेरी बात सुनकर वो पीछे हट गया। वो हकलाते हुए बोला, क्या मतलब? वो तो मर चुका था। मैं बोला, हाँ, लेकिन उसका इंतजार नहीं मरा था। तभी अचानक कमरे की लाइटें झपकीं, हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
राकेश वर्मा के पीछे दीवार पर एक छाया उभरी, लाठी वाला बूढ़ा आदमी। वर्मा चीख उठा, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में लाइट बंद हो गई, चारों तरफ बस ठंडी हवा और वो आवाज, अब तू भी उसी सड़क पर चलेगा। मैं भागा, दरवाजा खोला और बाहर निकला। पीछे बस वर्मा की चीख सुनाई दी। जब सुबह ऑफिस का चौकीदार आया तो वर्मा की लाश अपनी कुर्सी पर मिली, चेहरे पर खून की लकीरें और हाथ में टूटी हुई लाठी का टुकड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था हार्ट अटैक, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था वो हार्ट अटैक नहीं था, वो इंसाफ था। उसी दिन जब मैं मुंबई लौटा तो सड़क पर सन्नाटा था। शिवपुरा मोड़ से गुजरा, पहली बार वो जगह शांत थी, न कोई परछाई न कोई आवाज। घर जाकर मंदिर में दिया जलाया, दीवार पर लाठी टिकी थी, अब बिल्कुल सामान्य, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। बीवी ने पूछा, अब ठीक हो? मैं मुस्कुरा दिया, हाँ अब सब ठीक है। लेकिन जब मैंने अगली सुबह टैक्सी स्टार्ट की, रेडियो अपने आप चालू हुआ। रात के 12 बज चुके हैं। मैं मुस्कुराया और बोला, आराम से रहिए बाबा, अब आपकी आत्मा को शांति मिल गई। और तभी पीछे की सीट पर हल्की सी हंसी गूंजी, धीमी पर जानी पहचानी। दोस्तों, इस घटना को आज 1 साल हो गया है, पर आज भी उसे घटना को याद करता हूं तो एक अजीब सा डर लगता है, पर इस बात की खुशी भी है कि मैंने किसी को इंसाफ दिलाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम और पता कमेंट कर दें, जिससे मैं आपका नाम हर सोमवार वाली वीडियो में ले सकूं। साथ ही दोस्तों, अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जाकर जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।